यस दोस्तों, वीडियो ये गुरुजी की पाठशाला के अंतर्गत कुछ बच्चों के लिए मैं वीडियो आज बनाने को तैयार हो गया हूँ। कुछ पॉइंट्स मैंने दे दिए थे और जो उन्होंने और पॉइंट्स ऐड करने चाहे एक दो मैंने वो भी कर दिए हैं। ये लर्निंग विंडो के तहत गुरुजी की पाठशाला की वीडियो है। ये शेयर बाज़ार के ही बारे में है। और दोस्तों, डिस्क्लेमर ये है कि इस बाज़ार में इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में कोई शेयर अगर कोई ख़रीदता है, बेचता है और किसी को नुकसान या फ़ायदा होता है तो देखिए उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। इस काम के लिए आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही ख़रीद फरोख्त करें। ये मेरा एक एजुकेशनल चैनल है। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं अपना वक्तव्य यहाँ दे रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं बताता हूँ कि डीमेट क्या होता है। जो डीमेटलाइज शेयर्स होते हैं आजकल वो डिजिटल फॉर्म में होने लगे। पहले ये डिजिटल फॉर्म में नहीं होते थे, आपको बैंक में अकाउंट खोल के वहाँ रखने होते थे और आजकल ये डीमेटलाइज फॉर्म में हैं। अगर आपके पास में फिजिकल सर्टिफिकेट है उस कंपनी का तो आप अपने उसी बैंक या उसी एजेंसी को वो दे दीजिए, वो कंपनी से अपने आप डीमेटलाइज करके डिजिटल फॉर्म में आपके अकाउंट में जमा कर देंगे। ये एक जनरल बात है। और जिन लोगों के पहले फिजिकल शेयर्स थे उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने ऐसे डिजिटल फॉर्म में अपने पोर्टफोलियो में उन शेयर्स को ले लिया है, रख लिया है। और अभी भी शायद कुछ बैंक्स और एजेंसीज ऐसा कर रही हैं कि फिजिकल फॉर्म को डीमेटलाइज फॉर्म में कंपनी के माध्यम से, कंसर्न कंपनी के माध्यम से वो कर रहे हैं। अब देखिए, डीमेट दो तरह के हैं दोस्तों। एक तो सस्ता डीमेट है, आजकल होड़ सी लग गई है। अप स्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग। वैसे तो मैं एक डिस्क्लेमर ये देता हूँ कि जो आपको अच्छा लगे इस मेरे वीडियो को सुन के करना तो आपको वही है जो आपको अच्छा लगे, और जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो अगर मानना हो तो मान लीजिए, नहीं तो इट इज़ अप टू यू। यू हैव टू डिसाइड वेदर विच इज़ राइट और विच इज़ रॉन्ग। तो डीमेट दो तरह के होते हैं आजकल। एक तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे लिस्टेड कंपनीज, एंजल ब्रोकिंग हो गया, जरोदा आई थिंक लिस्टिंग है, नहीं, आई डोंट नो। एंड कुछ ऐसी हैं जो लिस्टेड नहीं हैं, जैसे अप स्टॉक्स हुआ या ऐसे सिक्योरिटीज़ तो लिस्टेड है। एंड कोटक सिक्योरिटीज़ शायद लिस्टेड नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह की सिक्योरिटीज़ हैं जो लिस्टेड नहीं हैं। कुछ ऐसी हैं जो लिस्टेड हैं, एंजल ब्रोकिंग है या जरोदा है। कुछ ऐसी हैं जो बैंक्स के माध्यम से है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ या IDBI बैंक हुआ, या प्राइवेट बैंक जैसे ICICI सिक्योरिटीज़ हुआ बैक्ड बाई ICICI बैंक, IDBI कैपिटल हुआ बैक्ड बाई IDBI बैंक, SBI कैपिटल हुआ बैक्ड बाई SBI बैंक, लाइक दैट। तो सभी जगह पर आजकल डीमेट में अकाउंट खुल जाते हैं। देखिए, जहाँ तक सरकारी बैंक हैं, SBI हो या IDBI हो, वहाँ तो वो डीमेट में सस्ता कुछ नहीं है दोस्तों। खोलने के भी पैसे लेंगे, उसके बाद में उनको रख रखाव के भी पैसे लेंगे, चाहे वो CDSL के अंडर में हो, चाहे वो NSDL उनकी केयर टेकिंग करता हो, और वहाँ चार्जेस तो लगेंगे ही लगेंगे आजकल। लेकिन जिस तरह से कंपटीशन चल रहा है तो सरकारी बैंकों को तो कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एंजल ब्रोकिंग, जरोदा, कोटक सिक्योरिटीज ऐसे ये कंपटीशन में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डीमेट किसके एजेंसीज में खुलें। वो क्या करते हैं कि आप ऑनलाइन कोटक महिंद्रा, ये कोटक बैंक सिक्योरिटीज में या एंजल में ऑनलाइन आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खोल सकते हैं। और कुछ एजेंसीज ने 1 साल के लिए सब कुछ फ्री रखा हुआ है दोस्तों, कि आप ट्रेडिंग भी फ्री कर सकते हैं, डिलीवरी का रख रखाव सब कुछ फ्री होगा, आपसे कोई चार्ज 1 साल तक या 6 महीने तक कुछ नहीं लिया जाएगा।
तो ये कस्टमर को लालच देने वाली बात मुझे प्रतीत हुई। तो एक ये तो होगी सस्ते डीमेट। इनमें आपको क्या नुकसान है दोस्तों? सिक्योरिटीज़ का एक तो पूरा विश्वास नहीं है, ये कब कहाँ आपके पोर्टफोलियो को ले जाएं कुछ पता नहीं है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो किसी और के नाम से ये बेच देते हैं, फिर किसी और के नाम से आपके स्टॉक में वो शेयर लेके आ जाते हैं। बहुत उल्टा पुल्टा भी मैंने इनके बारे में सुना है। अब आप कहेंगे कि सुनी सुनाई बात तो विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह की एक फर्म थी कार्वी कंसल्टेंसी, बड़ा मजबूत मानते थे लोग उसे। उसमें मेरा भी डीमेट अकाउंट था, लेकिन उसमें शेयर नहीं था मेरा कोई। शेयर्स मेरे थे तो मैंने वो अपने IDBI में डलवा दिए थे और इत्तेफाक में वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। तो कुछ दिनों बाद पता चला कि कार्वी कंसल्टेंसी वहाँ से ऑफिस बंद हो गए और सब कुछ बंद हो गया, और डीमेट में जो पोर्टफोलियो में लोगों के शेयर्स थे वो भी चले गए, और जो भी उनके पास में लोगों का पैसा था वो भी चला गया, जो एक तरह से वो कंसल्टेंसी फर्म चला रखी थी वो भी चला गया। इस तरह की देखिए, एक का तो मैंने नाम ले दिया है, फिर उस पर केस चल रहा, अभी भी वो अंडर ज्यूरिसडिक्शन शायद है। तो ज्यूरिसडिक्शन अंडर केस, इससे हमें क्या लेना देना? इनोसेंट इन्वेस्टर्स उसमें क्यों फंसे? क्या इनोसेंट इन्वेस्टर्स को वो पैसा मिला? तो दोस्तों इस तरह की ये चीज़ें होती हैं। पहले एक ग्रुप हुआ करता था कि आप पैसा जमा करिए, मकान बना के देंगे, मकान नहीं दिया तो हम आपको 8.5% के हिसाब से आपका पैसा वापस कर देंगे। कहाँ मिला दोस्तों? सहारा वाले से कहाँ पैसा मिला है? जो दबंग लोग थे उन्होंने ले लिया, और जो दबंग नहीं थे उनका पैसा नहीं मिला। मेरा भी पैसा था सहारा पे, लेकिन मैं थोड़ा सा सख्त हुआ तो मेरा पैसा तो तुरंत दे दिया, लेकिन बहुत लोगों का पैसा नहीं मिला। और इस तरह के मामले हिंदुस्तान में होते रहते हैं। अब दूसरी बात आती है, ये तो हो गया सस्ते डीमेट का नुकसान। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है दोस्तों, सस्ता है, आपको ना खोलने में पैसा देना पड़ेगा और ना ही आपको ट्रेडिंग में पैसा देना पड़ेगा। ये सीधे सीधे आपको फ़ायदा हो गया। अब जो महंगा डीमेट है उसके फ़ायदे बताता हूँ, पहले उसको नुकसान बताता हूँ। नुकसान ये है कि आपको उसके खोलने में फ़ीस देनी पड़ेगी बैंक को। जो अगर आप SBI या IDBI में अकाउंट खोलेंगे, उसके खोलने में आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। आपके सिक्योरिटीज़ के शेयर्स के रख रखाव की फ़ीस NSDL या CDSL को देनी पड़ेगी। जब आप ट्रेड करेंगे तो आई थिंक 0.045% सेम डे में, या 0.45% डिलीवरी लेने में या डिलीवरी बेचने में आपको देना पड़ेगा। और ट्रेड पे GST और किस किस तरह का टैक्स है वो तो शायद से कोटक महिंद्रा या इन पे भी लगता है, GST वगैरह, वो तो इन पे ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन टैक्स है, GST, वो तो इन पे भी लगता है, तो वो तो कॉमन है। बाकी आपको रख रखाव के लिए सरकारी बैंकों में जो महंगे डीमेट खोलते हैं आप लोग, उनके रख रखाव के लिए CDSL या NSDL को पैसा देना पड़ेगा। ट्रेडिंग पे भी उनका ब्रोकरेज देना पड़ेगा। ओपन करने में अकाउंट भी उन बैंकों को आपको पैसा देना पड़ेगा। ये तो आपको महंगे अकाउंट सरकारी बैंकों में खुलवाने के नुकसान हैं। फ़ायदे क्या हैं? आपकी सिक्योरिटी सेफ़ रहेगी, आपके शेयर्स सेफ़ रहेंगे। कोई अगर बैंक भाग भी गया है, बंद भी हो गया, तो भी आपके शेयर्स जाएंगे नहीं कहीं। दोस्तों मुझे तजुर्बा है, बहुत दिन से मैं इस बाज़ार में हूँ। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक 6 रास्ता अहमदाबाद में मेरा अकाउंट था। देखिए, जब ग्लोबल ट्रस्ट बैंक बंद हुआ तो उसको यूनाइटेड कॉमर्शियल ने ऑक्यूपाई कर लिया। वो शेयर्स मेरे यूको बैंक में, यूनाइटेड कॉमर्शियल में चले गए। दोस्तों फिर यूनाइटेड कॉमर्शियल से मैंने बंद करा दिया। आज तो यूनाइटेड कॉमर्शियल भी PNB में मर्ज हो गया है। तो देखिए, इनमें शेयर्स आपके कहीं जाएंगे नहीं, ये आपको फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा मुझे ज़्यादा लगता है और नुकसान मुझे कम लगते हैं। इसलिए आप सरकारी मजबूत या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे ICICI सिक्योरिटीज़, जहाँ बैक्ड बाई ICICI बैंक, मजबूत बैंक, या बैक्ड बाई
HDFC बैंक मजबूत बैंक या बैक्ड बाई IDBI या SBI, इन बैंकों में डीमैट खुलवाने चाहिए। लालच मत करिएगा, इनको खुलवाने का पैसा दीजिए और सिक्योरिटीज को संभालने का पैसा दीजिए। अब बात आती है डिलीवरी वाले सौदों की। देखिए, कुछ डीमैट आपने खोल दिए, कुछ एजेंसीज में डिलीवरी बेस्ड सौदे होते हैं दोस्तों। वहाँ लिखा रहता है ऑनलाइन, दो तरह के सौदे होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन तो ये होता है कि आप आमने सामने सौदा करें, उन्हीं के माध्यम से करें, वही आपके सौदे करेंगे। ऑनलाइन ये होता है कि आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से सौदे कर सकते हैं। डिलीवरी बेस या स्क्वायर ऑफ। डिलीवरी बेस के नुकसान बताता हूँ आपको। एक तो डिलीवरी बेस का नुकसान ये होता है कि आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी और शाम को पैसा देना पड़ेगा, या डिलीवरी अगर बेची है तो डिलीवरी देनी पड़ेगी, शाम को पैसा ब्रोकरेज देना पड़ेगा, और डिलीवरी अगर ली है तो शाम को पैसा देना पड़ेगा। कुछ बैंकों में ये ब्रोकरेज तो मैंने ऊपर ही बता दिया आपको, फ्री है। जो सस्ते डीमैट खोलते हैं 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए, उनकी शर्त होती है। और जो सरकारी या मजबूत बैंक होते हैं जहाँ आपके शेयर सुरक्षित रहते हैं, उनमें आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, डिलीवरी खरीद लेने पे भी और डिलीवरी बेचने पे भी। एक होता है दोस्तों स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ में, ये डिलीवरी वाले में तो मैंने आपको नुकसान बताया कि ब्रोकरेज देना पड़ेगा। फ़ायदा क्या होता है, आप अपनी मर्जी से अपनी डिलीवरी को बेच सकते हैं। प्रॉफिट हो रहा है तो बेच सकते हैं, और प्रॉफिट नहीं हो रहा तो नहीं बेच सकते हैं। ये आपको फ़ायदा हुआ है, आप राजा हैं डिलीवरी बेच सौदे के। अब एक सौदा होता है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से हो जाते हैं। अब एक होता है स्क्वायर ऑफ। आप सुबह कोई शेयर बेचते हैं, अगर आप उसको 3:30 बजे तक नहीं खरीदते, प्रॉफिट हो या नुकसान हो, उससे एक्सचेंज को कोई लेना देना नहीं, वो ऑटोमेटिक 3:30 बजे बाजार क्लोजिंग पे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, आपको नुकसान हो या फ़ायदा हो। जनरली उसमें इन्वेस्टर्स को, रिटेलर्स को या ट्रेडर्स को नुकसान ही होता है, क्योंकि ऑपरेटर फ़ायदा बहुत कम लोगों को पहुंचाता है। दूसरी चीज़, फ़ायदा क्या है उस स्क्वायर ऑफ में दोस्तों? अगर आपकी भली भांति स्टडी उस स्टॉक में हो गई और आपको लगा, कहीं से टिप मिल गई कि आज ये स्टॉक भागेगा या आज ये स्टॉक गिरेगा, और आपने उस स्टॉक को बेच दिया और दिन भर में ही वो 10 रुपये बढ़ गया या 20 रुपये बढ़ गया या अपर सर्किट लग गया, तो आप उसको स्क्वायर ऑफ दिन भर में कभी भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा आपको ये है कि अगर आपने कोई स्टॉक बेच दिया, उसको नीचे में आप ले सकते हैं। स्क्वायर ऑफ 3:30 तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा बाज़ार बंद होने पे, उससे पहले भी आप कर सकते हैं, तो आपको बेचने पे भी फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस तरह के बेचने खरीदने को मैं स्मगलिंग गैम्बलिंग कहता हूँ, एक तरह से जुआ कहता हूँ, क्योंकि डिलीवरी बेच तो ये है नहीं, आपके हाथ में कुछ नहीं है। ये सब आपके लक पे, भाग्य पे डिपेंड करता है, जिसको मैं फेवर नहीं करता। मैं सिर्फ डिलीवरी बेस सौदों का ही फेवर करता हूँ। स्क्वायर ऑफ नसीब होगा तो आपको बेचने पे, खरीदने पे प्रॉफिट मिल जाएगा, अदरवाइज वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, उसमें जनरली लोगों को नुकसान ही होता है। अब तीसरी चीज़ होती है दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसको कहते हैं कि आपने कोई शेयर्स की फंडामेंटल देख के, स्टडी करके उसको आपने ख़रीद लिया और अपने पोर्टफोलियो में रख लिया, पैसा आपने एक्सचेंज को दे दिया, जिसने माल बेचा एक्सचेंज उसको दे देगा। उसमें आपका नुकसान क्या है दोस्तों? एक तो आपकी मूड़ी, आपका कैपिटल ब्लॉक हो गया, ये नुकसान है आपको। अगर वो स्टॉक गिर गया लॉन्ग टर्म में तो आप देखते रह गए, अगर वो बढ़ गया तो आप खुश हो गए। बस आपको दुखी और खुशी ही होते रहना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। अगर फंडामेंटली वास्तव में वो मजबूत स्टॉक है, लेकिन आजकल के ऊंच नीच में फंडामेंटली मजबूत शेयर भी गिर जाते हैं दोस्तों,
तो इसके मैं ज़्यादा फेवर में तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 1 2 4 शेयर्स खरीद के आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हुआ, टाटा स्टील हुआ, इनमें क्या होता है, ऊपर नीचे तो ये होते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल ये आपको एट लास्ट अच्छा ही गेन देंगे। मैंने पिछले अपने वीडियो में एक एग्जांपल भी आपको लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक की दी थी, बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी, जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले को बहुत फ़ायदा हुआ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले को फ़ायदा भी होता है अगर वो बोनस कंपनी दे, डिविडेंड अच्छा दे, स्प्लिट हो जाए और वो बोनस दे दे, फिर राइट इश्यू दे दे, फिर डिविडेंड दे दे, तो उसमें आपका जो शेयर है वो एक्यूमुलेट एक ही जगह पे मल्टीप्लाई होता रहेगा। ये आपको फ़ायदा है। दोस्तों, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि अगर आपके पास समय है और आप विजिल कुछ रखते हैं, तो आप शॉर्ट टर्म में L&T हो, इन्फोसिस हो, टाटा स्टील हो, रिलायंस हो, आप उनको जैसे ही वो चढ़ते हैं बेच सकते हैं, और जैसे ही वो गिरते हैं 10% या 15%, तो उनको खरीद सकते हैं। ऐसे बहुत लोग करते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। जैसे टाटा स्टील मैंने अभी जनवरी से स्टार्ट हुआ है और आपने भी उसकी उतार चढ़ाव देखी होगी। 3-4 बार तो अब तक बेच दिया है और 3-4 बार खरीद लिया है। अभी भी मेरे पास में टाटा स्टील है। रिलायंस 3-4 बार बेच लिया, 3-4 बार खरीद लिया है। मारुति को तो मैंने खूब अच्छी तरह से बेचा, ऊपर में बहुत अच्छे भाव पे बेचा, और दोस्तों बहुत ज़बरदस्त गिरता है, जब गिरता है 6,600 में फिर खरीद लिया। तो इस तरह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप काटाफीटी करके उसकी बाइंग कॉस्ट को कम कर सकते हो। ये नहीं कि आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा, आपको कुछ एडवांटेज नहीं मिलेगा। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी मिलता है, शॉर्ट टर्म में भी मिलता है। अगर उस पर्टिकुलर डेट पे आपके पास में स्टॉक होंगे, शेयर्स होंगे, तो आपको वो एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म का फ़ायदा। नुकसान क्या होता है दोस्तों कि शॉर्ट टर्म में अपने आप को आपको कंट्रोल रखना पड़ता है। अगर आपने लॉस में वो बेच दिया और वो ऊपर चला गया तो दुख होता है, तो उसमें आपको नुकसान भी हो जाता है कभी कभी। अब एक टॉपिक आता है डिविडेंड इनकम, जो बच्चे रेज करते हैं क्वेश्चंस में, आज उन्हीं पे ये वीडियो बनाया है। डिविडेंड इनकम, देखिए डिविडेंड इनकम क्या होती है कि कुछ बच्चे 10% नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं और इनकम टैक्स पे करते हैं। अगर वो 10% के लेवल में हैं तो उनको उसके अनुसार टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर वो 20% के लेवल में हैं तो वो उनको उसके अनुसार पे करना पड़ेगा। अगर वो 30% के लेवल में हैं इनकम टैक्स के, तो उनको 30% का टैक्स देना पड़ेगा डिविडेंड पे। होता क्या है दोस्तों, डिविडेंड अगर आपको ज़्यादा मिलता है, अगर आपको 5,000 से ज़्यादा मिलता है, देखिए जो मैं डाटा दे रहा हूँ उन पे क्वेश्चन रेज करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं पहले डिक्लेयर कर देता हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और एक जनरल बात बता रहा हूँ। अगर आपको 5,000 से ज़्यादा का डिविडेंड किसी कंपनी का मिल रहा है, चाहे उस कंपनी ने 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया है, चाहे 10 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया है, टोटल अमाउंट आपका 5,000 रुपये एक्सीड कर गया, तो जनरल ट्रेंड क्या है कि जो कंपनी सेक्रेटरी है वो आपको 10% काट के, यानी 4,500 रुपये दे देगा, 500 रुपये वो काट लेगा। और उस स्टेटमेंट को वो जब काट लेगा तो आपके TDS 26 AS में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगा। बाकी टैक्स आपको वहाँ देना पड़ेगा, बाकी टैक्स आपको वहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि 10% से तो सब ऊपर ही हैं, और 10% काट के ही TDS उसने आपको डिविडेंड दिया है। बाकी अगर आप 30% के लेवल में आते हैं तो आपको 5,000 रुपये 1,500 रुपये देना था, 500 तो आपके कट गए, 1,000 रुपये आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान भरना ही पड़ेगा, अगर वो आपका 26 AS में प्रदर्शित हो गया। ना भी हो तो ईमानदार टैक्स पेयर्स को वो
इनकम टैक्स पे, वो डिविडेंड पे टैक्स देना ही चाहिए। अब एक होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म जो आपके पास स्टॉक हैं उन पे तो आपको डिविडेंड मिलता ही रहेगा। शॉर्ट टर्म में आपको कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर तारीख पे अगर आपके पास वो स्टॉक होंगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। कुछ लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, अगर वो 30% के स्लैब में आते हैं तो वो डिविडेंड लेने से पहले ही स्टॉक को बेच देते हैं, क्योंकि टोटल अगर 5,000 आपको मिला, 500 रुपया कंपनी सेक्रेटरी ने काट लिया और 1,000 रुपये आपको और देना पड़ा, यानी 1,500 रुपये आपको देना पड़ेगा 30% टैक्स। अगर मुझे स्टॉक में आज ही फायदा हो रहा है तो मैं विद डिविडेंड, कम डिविडेंड ही बेच दूंगा उसको। तो दिस इज वन टाइप ऑफ इन शॉर्ट टर्म गेन, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए उस शेयर को रखा है और आपको डिविडेंड मिला तो उस पर तो टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ दोस्तों कि जो ट्रेडिंग हम लोग करते हैं उसकी कुछ लिमिट है दोस्तों। 10 करोड़ या 20 करोड़ है, हम लोग उस लिमिट तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए ट्रेडिंग में जो गेन हुआ, जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको हम लोग इनकम टैक्स वालों को शो नहीं करते, क्योंकि हम उस लिमिट तक नहीं पहुंच पाते। उनकी एक लिमिट है कि जो 10 करोड़ से ज़्यादा एक साल में ट्रेडिंग करेगा, जिसका टर्नओवर 10 करोड़ या 20 करोड़ ऐसा कुछ है, 10 करोड़ से ज़्यादा है ये तो मुझे पक्का पता है, करेगा एक साल में टर्नओवर, तो उसको अपने गेन पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर उसको लॉस भी हुआ तो वो भी शो करेगा, तो उसको रिटर्न फाइल में पैसा वापस मिलेगा। तो दोस्तों उस लिमिट तक हम नहीं आ पाते, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। अब आते हैं, देखिए दोस्तों, कंपनीज के कौन कौन से इशू होते हैं। एक होता है राइट इशू। अगर किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, जैसे अभी अभी वो कार्ड को ज़रूरत थी, उसने 225 में राइट इशू दिया। अगर मेरे पास में वो कार्ड के 50 शेयर थे तो उसने मुझे 15 शेयर 225 के भाव में दिए, जबकि कंपनी का 350 रुपये का भाव शेयर का चल रहा था। उसने अपने इन्वेस्टर्स को रिवार्ड दिया कि आप राइट एज ए राइट, दिस इज़ योर राइट टू बाय शेयर एट लोवेस्ट रेट। तो इनको कहते हैं राइट इशू। आपके पास जो शेयर है, कंपनी डिक्लेयर करती है कि कितने परसेंट, 30% आई थिंक 5 या 15, 30% राइट शेयर उस कंपनी ने इन्वेस्टर्स को दिए। एक होता है दोस्तों प्रिफरेंशियल इशू। प्रिफरेंशियल या प्राइवेट प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। इसमें कंपनीज कुछ दिनों के लिए उनको ब्लॉक कर देती हैं कि आपको हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं अपनी कंपनी के शेयर्स के प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट के माध्यम से, और आप 3 साल या 2 साल या 1 साल तक इन शेयर्स को बेच नहीं सकते। हम कर इसलिए रहे हैं कि हमारी कंपनी को कुछ पैसा चाहिए और जिससे हमारा कंपनी अच्छे से चले। ये 2 तरह के शेयर हो गए। तीसरा है दोस्तों एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है कि जब एम्प्लॉयज़ को कंपनी रिवार्ड करना चाहती है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि हम अपने एम्प्लॉय को किस तरह से रिवार्ड करें। वो बहुत कम रेट पे अपने एम्प्लॉय को कुछ शेयर्स अलॉट कर देते हैं। वो भी लॉक इन पीरियड में भी रख सकते हैं एंड ओपन भी रख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन। ये ESOP बोलते हैं इसको, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अच्छा, तीसरा जरिया कंपनियों को पैसा उठाने का होता है दोस्तों, वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो लिस्टेड कंपनी है, जो अच्छी खासी चल रही हैं, डिबेंचर। अब डिबेंचर भी 2 तरह के होते हैं, एक कन्वर्टेबल होता है, एक नॉन कन्वर्टेबल होता है। सीधी सी बात है दोस्तों, कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होता है, कंपनी सिर्फ लालच देती है, कंपनी को पैसा उठाना है दोस्तों। अगर कोई जनरल कंपनी है, इंपॉर्टेंट कंपनी है, तो उसको तो लोग पैसा दे देते हैं, कहीं भागेगी नहीं। टाटा स्टील को तो मैं डिबेंचर तुरंत खरीदूंगा, चाहे वो कन्वर्टेबल हो चाहे वो नॉन कन्वर्टेबल हो। कन्वर्टेबल ये होता है कि 100 डिबेंचर दिए तो वो कंपनी 100 शेयर या 50 शेयर में
मेरे डिबेंचर्स को 1 साल या 2 साल बाद कन्वर्ट कर देगी और इन बिटवीन वो 5% या 7% का ब्याज भी देगी। नॉन कन्वर्टेबल ये होता है कि 12% का कंपनी ब्याज देगी और 3 या 4 साल बाद में क्लोज एंडेड होती हैं ये, कंपनी आपको पूरा पैसा वापस कर देगी। अपना ब्याज आप क्वार्टरली लें या हाफ ईयरली लें या एनुअली लें। तो दोस्तों इनमें क्या होता है कि जो ज़्यादा अच्छी इंपॉर्टेंट कंपनी होती हैं उनमें तो लोग पैसा लगा देते हैं, जैसे टाटा स्टील हुई या जैसे रिलायंस हुई, जैसे L&T हुई। लेकिन दोस्तों अगर GTL इंफ्रा को कोई डिबेंचर के माध्यम से पैसा लगाए तो उसको सोचना पड़ता है कि कंपनी कहीं बंद ना हो जाए, कहीं भाग ना जाए। ना मुझे इसका कन्वर्टेबल चाहिए, ना मुझे इसका नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर चाहिए। तो ये सब चीज़ें तजुर्बे के आधार पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अभी इस तरह से 2 तरह की ट्रेडिंग होती है, मैंने बता दिया। एक ऑनलाइन होती है, एक ऑफलाइन होती है। ऑफलाइन ये कि कंपनी के लोग बैठे रहते हैं, आप फ़ोन करिए, फ़ोन के माध्यम से उनसे कराइए। ऑनलाइन ये होती है कि आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे खरीदने बेचने का काम करिए। अब एक तीसरी चीज़ आती है दोस्तों, IPO। जो बच्चे पूछते हैं, देखिए उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ आज। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। IPO देखिए, ये 3 तरह के IPO होते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं इनको। एक होते हैं वो जो NSE और BSE पे लिस्टेड होते हैं। 15,000 से कम की अमाउंट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको अलाउ किया हुआ है। वो अपने शेयर्स को 200 रुपये में बेचें, 100 में बेचें या 300 में, कितने प्रीमियम पे बेचें वो डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस पे, कंपनी के डिसीजन पे। अकॉर्डिंगली 15,000 से नीचे में कितने शेयर्स कंपनी के इन्वेस्टर्स को देंगे वो भी उन पर डिपेंड करता है। ये 2 या 3 दिन में क्लोज हो जाते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और ये BSE NSE पे जनरली लिस्टेड होते हैं। दूसरी किस्म का IPO होता है दोस्तों जो BSE और SME बोलते हैं पे लिस्टेड होगा। इनको 6, 7, 8, 10 दिन दिए जाते हैं और ये 1 लाख से ऊपर का ही इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर से कराते हैं। तीसरा होता है NSE एंड SME पे लिस्टेड होगा। ये भी स्मॉल स्केल वाली इंडस्ट्रीज हैं। तो जो लास्ट की 2 BSE SME NSE SME, इनमें आप लोगों को नहीं भरने का, 1 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट नहीं करने का। स्मॉल स्केल वाली हैं, ये छोटे इन्वेस्टर्स को परेशान करते हैं और कभी ये अच्छे भाव पे लिस्ट हो जाती हैं और जनरली तो ये नीचे में ही लिस्ट होती हैं और इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो आप IPO पे ही अप्लाई करें जो BSE और NSE में लिस्ट हों, जिनके भरने में 1, 2 या 3 ही दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है और जो रेटिंग में 4.0 से ऊपर की रेटिंग लेकर आए हों। जैसे उमा एक्सपोर्ट की रेटिंग ठीक थी, हरिओम पाइप की 4.1 या 4.2 थी। तो दोस्तों वैसे तो बाबा रामदेव का रुचि सोया 3.7 था, वो भी भाग रहा है, और वेरेंडा का तो मुझे पता नहीं है, वो 3.1 रेटिंग थी, उसमें तो अवॉइड कर दिया था एजेंसीज ने ज़्यादातर। खैर दोस्तों, अब ये बाबा रामदेव के FPO की बात आई। FPO उसको कहते हैं जो कंपनी लिस्टेड है। देखिए लिस्टेड कंपनी IPO लेकर नहीं आ सकती क्योंकि ऑलरेडी लिस्टेड है। ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी FPO लेकर आती है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर रुचि सोया लेकर आई क्योंकि ऑलरेडी लिस्टेड थी और उसके जो शेयर्स थे वो 1,000-1,100 रुपये चलते थे। लेकिन कंपनी ने 650 पे जैसे ही शेयर अपना डिक्लेयर किया FPO में, जो लिस्टेड शेयर्स थे उसके 1,000 पे, तो वो भी नीचे गिर गए और ज़बरदस्त नीचे गिर गए। पब्लिक में हाहाकार मच गया कि 13% गिर गए, 14% गिर गए। FPO का तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन दोस्तों वो फिर वहीं पहुंच गए। FPO का कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस पे और मैनेजमेंट पे। सुना है मैंने कि आज रुचि सोया टैक्स फ्री हो गया। वर्किंग इसकी कैसी है, क्या कमाएगा क्या नहीं कमाएगा, ये तो आप अडानी वेल्मर और अडानी पावर को देख ही रहे हैं। अडानी वेल्मर 600 रुपया क्रॉस कर गया, ये कर गया, वो कर गया। मैंने खूब मना किया कि मैंने मत खरीदो। अब दोस्तों दोनों अडानी पावर और अडानी वेल्मर में कैसे निकलें सर, ये बड़ी आफत है यार यूट्यूबर्स की। जब फंसते हो, मना करते हैं, तब तो आप मानते नहीं। अब आप नीचे में उसका लोअर सर्किट लग रहा है तो बोलते हैं सर कैसे निकलें। तो इसका भी मुझे कुछ खोजना पड़ेगा। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट आता है टैक्सेस।
इनका जो ट्रेडिंग करते हैं, जो शेयर बाज़ार में शेयर बेचते खरीदते हैं, और इन पे टैक्सेस क्या लगते हैं दोस्तों। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टैक्सेस, ट्रेडिंग करें, डिलीवरी लें या डिलीवरी बेचें, ये टैक्स तो देने ही पड़ेंगे। इसमें एक तो ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, एक इसमें जीएसटी होता है, 4 तरह के टैक्स होते हैं दोस्तों। ये आपको देने ही पड़ेंगे और देने भी चाहिए टैक्सेस। और पहले मैंने बता दिया, जो 10 करोड़ से ज़्यादा का धंधा करेगा उनको टैक्स देने पड़ेंगे। अच्छा, फिर अंत में आ गया कि कंपनी क्या क्या रिवार्ड दे। देखिए, जो कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूँ वर्धमान टेक्सटाइल, वीटीएल जो बोलते हैं, उसने बहुत ही परफॉर्मेंस बढ़िया दिखाई अपने एनालिसिस में। भाई मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने रिकमेंड कर दिया कि यू बाय। 24-25 चलता था दोस्तों। कंपनी ने, मुझे नहीं पता था, कंपनी ने एक शेयर को 5 शेयर में स्प्लिट कर दिया। यानी जो 10 रुपये एट पार फेस वैल्यू थी शेयर की, उसको अब 2 रुपये का कर दिया। यानी एक शेयर को 5 में तोड़ दिया। 2 शेयर मैंने भी खरीदे थे, तो मुझे उसके 10 शेयर मिल गए स्प्लिट होने के बाद। सिर्फ फेस वैल्यू उसकी अब 2 रुपये रह गई दोस्तों। और कंपनी का जो रेट 2500 चल रहा था, उसका भाव 500 रुपये रह गया। 1/5 हो जाएगा डेफिनेटली। अब आप कहेंगे कंपनी पे क्या फ़र्क पड़ा। इसको बोलते हैं, इसका जो लिक्विडिटी है वो बढ़ जाएगा। यानी कम रेट पे नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा हो गए। जो 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 इंसान 100 शेयर बेचते हुए घबराता था, आज वो 500 शेयर बेचते हुए घबराएगा नहीं। उसके पास 100 की जगह 500 शेयर हो गए। चलो 500 में से मैं 100 बेच देता हूँ, 200 बेच देता हूँ, 300 रख लेता हूँ। तो इसे बोलते हैं फ्लो बढ़ जाएगा इसमें ट्रेडिंग का। और कोई ज़्यादा फ़ायदा तो नज़र मुझे नहीं आता, इन्वेस्टर्स को कोई नज़र मुझे फ़ायदा नहीं आता। एक दूसरी चीज़ होती है बोनस। अगर वर्धमान टेक्सटाइल 2400 रुपये का शेयर है या 2500 रुपये का शेयर है, एनालिसिस करके देखा EPS 280 है, 2800 रुपये का शेयर होना चाहिए, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी इनकम है, 4 गुना Q4 में प्रॉफिट आने वाला है, तो दोस्तों क्या होता है, कंपनी बोनस डिक्लेयर कर सकती है। एक शेयर पे एक बोनस, या अगर आपके पास 2 शेयर हैं उन पे एक बोनस, वो डिपेंड करता है कंपनी पे। अगर एक पे एक बोनस देती है तो बोनस 100% आपको रिवार्ड है। जैसे आपको BSE लिमिटेड में मिला, एक शेयर पे 2 शेयर मिले। तो इस तरह से अगर BSE लिमिटेड पे आपको एक शेयर पे 2 शेयर बोनस मिले, यानी जिसके पास एक शेयर था उसके पास 3 शेयर हो गए, कंपनी का भाव पहुंच गया 3000 रुपये। तो जब ये एक्स बोनस होगा तो उसका रेट आ जाएगा 1000, 1/3 हो जाएगा दोस्तों। फेस वैल्यू वही रहेगी। स्प्लिट में और बोनस इश्यू में ये अंतर होता है। स्प्लिट में फेस वैल्यू कम हो जाती है, कम हो गई, 10 का 2 रुपया रह गया। अगर 10 को 2 शेयर में तोड़ दे तो 5 रुपये रह जाता। लेकिन जब बोनस इश्यू करती है कंपनी, फेस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जो मार्केट रेट कंपनी का चल रहा है, एक्स बोनस होने पे उसी के रेशो में वो कंपनी का रेट कम हो जाएगा, क्योंकि बोनस इशू में कंपनी अपने रिजर्व, जिस कंपनी के पास, लेकिन आजकल तो रिजर्व हो ना हो वो भी एक शेयर पे 10-10 दे रहे हैं, बुक वैल्यू कुछ हो या ना हो वो भी दे रहे हैं दोस्तों। फर्जी कंपनी, आज मैं उन्हीं को ही बोलता हूँ, वीकर हैंड्स उन्हीं को बोलता हूँ, बैड गवर्नेंस उन्हीं को बोलता हूँ। पता नहीं क्यों देते हैं, कंपनीज की पॉलिसी होती हैं, किसी के गिरवी शेयर होते हैं, हो सकता है गिरवी जिस इंसान को रखे गए हैं उसको रिवार्ड देने के लिए ये बोनस शेयर इशू करती हैं कंपनियां, या क्या करती हैं, देखिए उनकी वो कंपनी पॉलिसीज़ के अंडर में सब आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मजबूत कंपनीज के शेयर ही खरीदिए, अपने पोर्टफोलियो में रखिए, वीकर हैंड से और पैनी से और बैड गवर्नेंस से बच के रहिए। तो बोनस इशू आपको जब दे देती है कंपनी, आप कभी भी देख लीजिए BSE का स्टॉक अगर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, 1-2 साल में फिर ये वहीं पहुंच जाएगा जहां पहले था। बोनस इशू में और स्प्लिट में ये भी अंतर होता है। स्प्लिट वाली को वहां पहुंचने में समय लगता है दोस्तों, क्योंकि वहां तो फेस वैल्यू ही 1/5 कर दिया, यहाँ फेस वैल्यू 1/5 नहीं हुआ, फेस वैल्यू तो 10 ही रुपये है बोनस में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैंने काफ़ी जितना भी मेरे अंदर जानकारी का एक इल्म था, इल्म के माध्यम से मैंने आपको सामने इस वीडियो को प्रस्तुत किया। इसी के साथ मैं कल
शाम को 5 बजे मंडे ऑनवर्ड का भविष्यवाणी करूँगा कि अगले हफ्ते बाज़ार कैसा रहेगा। इसी के साथ मैं यहाँ इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।